हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अपन हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन को इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अपन क्यों आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको किसी एक हीमोग्लोबिन को अपन स्पेसिफिकली है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि अपन अलग अलग हीमोग्लोबिन को अलग अलग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का यूज जो है अपन लेते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन है, ये डिफरेंट क्यों पाए जाते हैं। जो अपने जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स या फिर क्रोमोजोम्स है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने के बाद जो है अपने जो हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो HbA1 होते हैं, कुछ हीमोग्लोबिन HbA2 होते हैं, कुछ हीमोग्लोबिन HbF होते हैं जो फीटल में पाए जाते हैं। ठीक है, और HbA है जो अडल्ट में पाया जाता है। और कुछ जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं, जैसे HbS जो सिकल सेल डिजीज में पाए जाते हैं। और कुछ हीमोग्लोबिन HbC होते हैं जो ना तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और एनीमिया की जो कंडीशन है वो और लीड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करें, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसका पर्पस देखें कि अपना पर्पस क्या रहने वाला है। पर्पस ये है कि अपने पास वो पेशेंट आया कोई भी, वो बोल रहा है कि मेरे फटीक हो रहा है या फिर पेल स्किन है, जोंडिस की शिकायत है या फिर उसके कोई सीवियर पेन है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज की वजह से, या फिर कोई वो रूटीन एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर है उसको आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, या फिर स्क्रीनिंग फॉर जेनेटिक कंडीशन की उसकी जेनेटिक कंडीशन कैसी है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए है वो आया है अपने पास। तो ये अपने पर्पज होंगे जिसके लिए अपन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है वो अपन फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अपन ने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अपन जो है किसी चार्ज फील्ड होती है। ठीक है, कोई चार्ज फील्ड है, इलेक्ट्रिफाइड फील्ड है, उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई ये ई पार्टिकल है इसको रखते हैं, तो ये अपनी जो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी चार्ज के अकॉर्डिंग है ये है अरेंज हो जाते हैं। जैसे अपन नहीं देखते कि जैसे अपनी स्कूल में प्रेयर होती थी, ठीक है, जैसे घंटी बजती थी प्रेयर की, तो अपन क्या करते थे, सारे ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते थे और जैसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है अपन अरेंज हो जाते थे। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी क्लासों के अकॉर्डिंग है वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो अपनी घंटी थी स्कूल वाली उसको तो अपन क्या मान के चले, इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो, और जो अपन जो स्टूडेंट है वो क्या रहे, एक चार्ज पार्टिकल है जो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। ठीक है, तो इस मेथड के ऊपर है अपना जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है वो काम करने वाला है। ठीक है, अब आगे अपन डिटेल में जो है पूरा प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इक्विपमेंट देख लेने के लिए कि इक्विपमेंट है वो कौन कौन से अपने पास है वो यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपने जो फोर्थ शेप है वो यूज में आएगी। ठीक है, पिपेट यूज में आएगा, सेंट्रीफ्यूगेस जो मशीन होती है वो आने वाली है, 15 ml की जो ट्यूब है वो यूज में आने वाली, बीकर है वो यूज में आने वाला है, एक एप्लीकेटर और सैंपल होल्डर है वो काम में आने वाला है। ठीक है, एप्लीकेटर और सैंपल, जो एप्लीकेटर तो होगा जो अप्लाई करने वाला होगा, और सैंपल जो होल्डर होगा जो सैंपल को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सैंपल होल्डर और एप्लीकेटर। आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक काम में आएगा और पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई अपने पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद जिसपे अपन जो है सैंपल के बैंड बनाने वाले हैं उसके लिए अपने पास सेल्यूलोज एसीटेट पेपर होना चाहिए। ठीक है, जिसके ऊपर अपन जो सैंपल है वो अप्लाई करने वाले हैं। फिर उसके बाद अपने पास क्रोमेटिक ग्राफिक पेपर होने चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल पेपर हो गया अपन वो होने चाहिए, और एक होता है ब्लोटिंग पेपर और वोटमैन फिल्टर पेपर भी अपने पास होने चाहिए, जो अपन को जो अपनी सेल्यूलोज जो मेम्ब्रेन होगी और जो अपना जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होगा उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगी। वो कौन सी होगी, वोटमैन फिल्टर पेपर है वो काम में आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन रिएजेंट देखेंगे, रिएजेंट कौन सा काम में आने वाला है अपने इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो रिएजेंट पहला तो आएगा नॉर्मल सेलाइन यूज में आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पास हीमोलाइसिस एजेंट। अभी हीमोलाइसिस एजेंट क्या करेगा, ये क्या करेगा कि अपनी आरबीसी है उसको तोड़कर उसमें से एचबी है वो बाहर निकाल देगा। तो अपन क्या है, अपने लिए एक सिंपल प्रिपेयर हो जाएगा।
और जो आपका हिमोलाइसिक एजेंट है वो कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो अपना हिमोलाइसिक एजेंट है जो आरबीसी को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जो ट्राइस ईडीटी बोरिक एसिड है जो बफर सॉल्यूशन है वो लेने वाले हैं। जो बफर सॉल्यूशन है उसकी पीएच क्या होने वाली है, वो होने वाली है 8.4 जो है उसकी पीएच होने वाली है। और ये जो टीबी है सॉल्यूशन है वो अपन यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जो है प्रोटीन स्टेन सॉल्यूशन लेने वाले हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉन्शियर एस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये 5% होगा। फिर उसके बाद जो स्टेन किया तो इसको डी स्टेन करने के लिए अपने पास डी स्टेन सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो उसके लिए अपन एसिटिक एसिड है जो यूज में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन आगे चलें, ठीक है, कि अपने पास इक्विपमेंट भी आ गए। ठीक है, इक्विपमेंट भी आ गए हैं और अपने पास जो है रिएजेंट भी अवेलेबल। अब अपन प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करेंगे, तो अपन प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अपने पास फ्री एचबी होना जरूरी है। ठीक है, फ्री एचबी मतलब कि अपने पास एक आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी, इसके अंदर से अपन को एचबी बाहर निकालना है। तो अपन ने हिमोलाइसिट एजेंट पढ़ा था, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको तोड़कर, ठीक है, आरबीसी को तोड़कर अपन ने क्या कर लिया, एचबी है वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये कैसे बाहर निकालते हैं उसको देखते हैं। तो इसके लिए हिमोलाइसिट प्रिपरेशन होती है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो 2 ml ब्लड लेंगे और फिर उसके अंदर 3 ml NS है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या है, अपन उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितने मिनट के लिए करेंगे, 5 मिनट। ठीक है, 3000 एम्पियर के लिए जो आरएमपी है उसके ऊपर अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो अपनी आरबीसी होती है वो हेवी होती है तो वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगी और जो सुपरनेंट होंगे उनको अपन रिमूव कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन अपन क्या करेंगे, 3 ml जो है एनएस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपन क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट के लिए। 3000 आरएमपी है उसके ऊपर फिर से सुपरनेंट है वो अपन बाहर निकाल लेंगे। फिर से अपन वही काम करेंगे, 3 ml एनएस है वो ऐड कर अपन सुपरनेंट है वो निकाल लेंगे। अब जो अपना 4th स्टेप होगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन करेंगे कि 4 to 5 ड्रॉप अपन क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हिमोलाइसिट होगा, जो आरबीसी को तोड़ने वाला होगा, उसको अपन जो ऐड कर देंगे। और 1 ml है जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया कि एक तो अपन ने क्या कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दिया और दूसरा है डिस्टिल वाटर है वो 1 ml ऐड कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले, 3 मिनट के लिए इसको ना 3000 आरपीएम पे इसको जो है सेंट्रीफ्यूज करने वाले। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अपन क्या क्या होगा इस टेस्ट ट्यूब में, कि जैसे ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी सेंट्रीफ्यूज होते हुए क्या होगा कि ये टूट जाएगी। इसको कौन तोड़ देगा, अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो क्या होगा, इसमें से एचबी है वो फ्री हो जाएंगे, फ्री एचबी हो जाएंगे। तो क्या होगा कि एचबी है जो अपने आरबीसी का जो नॉर्मल कंटेंट होता है उससे थोड़े हल्के होंगे तो वो ऊपर रहेंगे और जो नीचे कंटेंट है वो बैठ जाएगा। और ऊपर का जो भी आपका जो फ्री हीमोग्लोबिन है उसको अपन क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना वो क्या हो जाएगा, हिमोलाइसिट एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अपन जो है अपना जो नॉर्मल जो एचबी है उसकी अपन वैल्यू पता करने वाले हैं कि कौन कौन से एचबी है वो प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास सब कुछ रेडी है। ठीक है, हिमोलाइसिट एजेंट भी रेडी है, इक्विपमेंट भी रेडी है। ठीक है, और अपने पास रिएजेंट है वो भी रेडी है। अब अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है अपना प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, फिल द इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक विद द TEB बफर सॉल्यूशन। ठीक है, 500 ml के लगभग। ठीक है, 500 ml आपके पास क्या होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन होना चाहिए। उसको आपको किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर जो है फिल करना है। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है, इसके 3 कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये 2 सेपरेटर है इसके अंदर, ये कंपार्टमेंट होगा, ये कंपार्टमेंट हो गया। इसको अपन पॉजिटिव नाम दे देते हैं, इधर वाला नेगेटिव। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो है बफर सॉल्यूशन है वो फिल कर देंगे और इधर वाले में भी बफर सॉल्यूशन है वो फिल कर देंगे। ठीक है, और ये बीच वाला है ये खाली रहेगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपने पास वोटमैन पेपर था तो वो भी इसी के अंदर रख देंगे। ठीक है, थोड़ी देर जो रखने के बाद अपन क्या करेंगे, वो वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड होने के बाद अपन को क्या करना करेंगे
कि ये जैसे इसके सेपरेटर है, ठीक है, ये दीवार की तरह एक वॉल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग सेपरेट करे, और ये बीच वाला जो है एम्प्टी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो वोटमैन पेपर है जो वेड हुए हैं, ठीक है, वेड जो आपने वोटमैन पेपर है उसको अपन क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे या फिर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद क्या होगा कि उस वोटमैन पेपर को अपन इस सेपरेटर पे रख देंगे, ठीक है। तो सेपरेटर पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक सेपरेटर है, इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं अपन, तो अपन क्या होगा कि जो अपना वोटमैन पेपर इधर तो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में और इधर है जो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इधर वाला एम्प्टी है, तो अपना एक ऐसे मान लो कि दीवार के ऊपर कुछ जो पेपर है वो रखा हुआ है, ठीक है, इधर वाले जो आपका बफर सॉल्यूशन है उससे कांटेक्ट में। तो अपन कुछ इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। और इधर वाला भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। ये अपने क्या होगा, वोटमैन पेपर हो गया अपना, ठीक है, ये अपना वोटमैन पेपर हो गया। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, डिप द सेल्यूलोज एसीटेट पेपर फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए अपना जो रियल जो अपनी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर अपन किसकी प्रिंटिंग करने वाले हैं, अपने हिमोलाय शीट की प्रिंटिंग करने वाले हैं, उसको अपन को 5 मिनट के लिए डिप्ट करना है, ठीक है। डिप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस द सैंपल इन द सैंपल होल्डर, ठीक है। इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। इसको आपने 5 मिनट के लिए डिप्ड होने के लिए छोड़ दिया, और आप अब क्या कर रहे हो, सैंपल प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो। आपने क्या किया, प्लेस द सैंपल, ठीक है। सैंपल को आपने क्या किया, प्लेस करना है इन द सैंपल होल्डर, ठीक है। आपको सैंपल होल्डर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक दिखाई दे रहा होगा सैंपल एप्लीकेटर दिखाई दे रहेगा। तो सैंपल होल्डर में क्या करना है, आपको जो हिमोलाय शीट एजेंट ये वाला बनाया है इसको आपको ऐड कर देना है। इन जो खाने हैं ये कॉलम है इनके अंदर ऐड कर देना है, कितने 10 माइक्रोलीटर के लगभग है जो ऐड कर देना। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको एप्लीकेटर लेना है, ठीक है। एप्लीकेटर कुछ इस तरीके से आता है जैसे कि उसके हेड होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो होल है इनके अंदर जो फिट बैठ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एप्लीकेटर, तो ये फिट बैठ जाए, फिट बैठ गया तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर जो भी हिमोलाय शीट है वो इसके हेड पे लग जाएगा। तो हेड पे लगने से क्या होगा कि जब अपन पेपर पे प्रिंटिंग करेंगे तो प्रॉपरली है जिस हेड की सहायता से जो है अपन प्रिंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो अपन ने क्या किया, 10 माइक्रोमीटर है जो हिमोलाय शीट एजेंट है वो डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करना, अप्लाई द एप्लीकेटर ऑन द सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर में अपन ने एप्लीकेटर है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड द सैंपल प्लेस ऑन द क्रोमेटिक पेपर फॉर द चेकिंग पर्पज। तो अपन को क्या करना है, इस एप्लीकेटर को एक क्रोमेटिन पेपर या फिर टिश्यू पेपर मान लो, उसके ऊपर अपन को क्या करना है, प्रिंटिंग चेक करनी है अपन को कि ऐसे जो आपके कॉलम है, ठीक है, या फिर बैंड है वो फॉर्मेशन हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये दो फॉर्म हो गए, बीच वाला जो है एब्सेंट रह गया, तो ऐसा नहीं करना। अपन को क्या है कि जो सैंपल के बैंड है वो अपन को प्रॉपर बनाने हैं एक, ठीक है, एक पेपर के ऊपर जो है प्रॉपर बनाने हैं। तो अपन ने क्या किया, एक टिश्यू पेपर पे या फिर क्रोमेटिक पेपर पे अपन ने चेक कर लिया, ठीक है, डालकर चेक कर लिया। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, टेक आउट द मेम्ब्रेन फ्रॉम द बफर सॉल्यूशन। जो अपनी रियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जो अपनी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन थी उसको निकालना है। एंड प्लेस इन बिटवीन द टू ब्लोटिंग पेपर। दो जो ब्लोटिंग पेपर लेंगे या फिर जो मान लो कि टिश्यू पेपर ले रहे हैं, ठीक है, टिश्यू पेपर ले रहे हैं, एंड रिमूव द एक्सेसिव बफर। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन देखते हैं ना कि अपना कोई नोट है वो गीला हो जाता है तो अपन बुक के अंदर उसको है दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर जो वेट, जो जितना वो वेट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी जो फ्लूइड जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो दूसरे जो पेपर है उनके अंदर है वो चला जाता है और जो आपका नोट है वो सूख जाता है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे अपन, इसी तरीके से जैसे ये अपने पेपर है उसको दबाना है, अपन ने दबा दिया, दबाने के बाद जो है ये एक्सेसिव वेट था वो ड्राई हो चुका है, ठीक है। जैसे अपन ने दिखाई अपनी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है, ये अपने कुछ जो ब्लोटिंग पेपर है उनकी सहायता से अपन ने इसको जो ड्राई कर लिया, ठीक है। ड्राई करने के बाद क्या करना, अगेन प्लेस द एप्लीकेटर इन द सैंपल होल्डर एंड बटन प्रेस द 3 to 4 टाइम। फिर अपन को क्या करना है, जो एप्लीकेटर था उसको फिर से सैंपल होल्डर में है
वो अप्लाई करना है। तो सैंपल होल्डर में आपने अप्लाई किया, ठीक है, जिसके अंदर आपका सैंपल रखा था, तो इसके जो हेड है उसके ऊपर सैंपल लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अप्लाई द एप्लीकेटर ऑन द सैंपल एंड फॉर्म द सैंपल बैंड, ठीक है। जो आपकी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन थी उस पर आपको बैंड प्रिंटिंग कर देनी है, ठीक है। आपने प्रिंटिंग कर दी, ठीक है, एप्लीकेटर से प्रिंटिंग कर दी। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लेस द सेल्यूलोज मेम्ब्रेन ऑन द मिड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो आपकी मेम्ब्रेन है जिसपे आपने हिमोलाइसिस या फिर जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रिंटिंग की है, उसको आपको चेम्बर के मिड में रखना है, ठीक है। एंड बैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन द कैथोड साइड एंड क्लोज द एपरेटस। अब आपको क्या करना है, ये क्या कर रहा है कि आपने जो बफर सॉल्यूशन है वो डाल दिया था, वोटमैन पेपर है वो बना दिए थे। अब आपको क्या करना है, जो आपकी रियल मेम्ब्रेन है उसको इस तरीके से मिड में रखना है, ठीक है। मिड में रख दिया, मिड में रखने के बाद में जो आपके बैंड है, ठीक है, बैंड है उनको कैथोड की तरफ रखना है, ठीक है। आपने कैथोड की तरफ रख दिया और ये जो प्लस वाला अपना ये एनोड हो गया, ठीक है। तो आपने जो बैंड है वो कैथोड की तरफ रख दिए। फिर उसके बाद क्या है, जो आपके जो एपरेटस है इसके ऊपर एक लीड आएगी, ठीक है, ढक्कन आएगा, उससे इसको ढक देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट द एपरेटस ऑन द 350 वोल्टेज, ठीक है। आपको 350 वोल्टेज से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, रिमूव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले तो आपने कनेक्ट किया, ठीक है, जो ओवरनाइट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस चला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, रिमूव द मेम्ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, ठीक है। ये जो चैम्बर है इसमें से आपको क्या है, मेम्ब्रेन रिमूव करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेन द मेम्ब्रेन इन द पोन्शियर सॉल्यूशन, ठीक है। आपने मेम्ब्रेन निकाली, निकालने के साथ आपको क्या करना है कि इस जो मेम्ब्रेन है उसको आपको स्टेन करना है, पोन्शियर सॉल्यूशन में स्टेन करना है। जैसे कि ये है पोन्शियर एस सॉल्यूशन, ठीक है। आपको आपको क्या करना है, इसमें स्टेन करना है। स्टेन कैसे करोगे कि इसमें पोन्शियर सॉल्यूशन रहेगा, मान लो कि एक बीकर है, इसमें पोन्शियर सॉल्यूशन है, फिर उसके अंदर आपको जो मेम्ब्रेन है वो डिप्ड करनी है, ठीक है। तो आपने डिप्ड की 5 मिनट के लिए, तो जो पूरी मेम्ब्रेन है वो आपको रेड हो जाएगी, ठीक है। जो पोन्शियर जो सॉल्यूशन होता है वो रेड रेड दिखाई देता है, ठीक है, रेड होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, डी स्टेन द मेम्ब्रेन इन 3 सक्सेसिव वॉशर। जो 3 सक्सेसिव वॉशर होते हैं उसे डी स्टेन करना है। पहले इससे कर लेना, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे जो है आपको जो है वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद क्या करना है आपको लास्ट में, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर या फिर एनएस है उससे आपको क्या करना है, अगेन जो है आपके जो पेपर है उसको वॉश कर लिया, इससे तो स्टेन कर लिया, और इन तीनों से आपने क्या कर लिया, डी स्टेन कर लिया। डी स्टेन करने के बाद क्या किया कि आपने लास्ट बार है तो क्या किया, वाटर या फिर एनएस से जो है आपके जो मेम्ब्रेन है उसको गुजार लिया। तो उससे क्या है, आपके जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, ठीक है। और जो आपके बैंड है वो स्टेन हो चुके होंगे, ठीक है, उनके ऊपर स्टेनिंग हो चुकी होगी, और जो बाकी जो आपकी मेम्ब्रेन है वो डी स्टेन हो गई, ठीक है। ड्राई द वर्टिकली मेम्ब्रेन एंड अप्लाई द 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ठीक है। आपको क्या करना है, इस मेम्ब्रेन को निकालना है, ठीक है। ये आपकी जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन है इससे निकालने के बाद आपको वर्टिकली रख देनी है, और 60 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके ऊपर 15 मिनट तक आपको उसको ड्राई करना है। फिर ड्राई करने के बाद जो आपकी मेम्ब्रेन निकली है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डेंसिनोमीटर के अंदर है वो डाल देना है। एक डेंसिनोमीटर एक एपरेटस आएगा, ठीक है, उसमें डाल देना। फिर उसके बाद जो है आपको जो आपके हीमोग्लोबिन है उनके बैंड बने होंगे वो आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर अपन रिजल्ट देखना चाहें, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ बैंड है वो बनाए थे, ठीक है, कुछ बैंड बनाए थे। तो जब आपने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा तो मान लो कि अडल्ट हीमोग्लोबिन का बैंड मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अपन ने बोला था कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, ठीक है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन बैंड है कि मान लो इतना मूवमेंट शो किया, ठीक है, इतनी दूरी तय की, ठीक है, और थोड़ा बैंड है वो छोटा बना है। छोटा क्यों बना है कि
इस वाले जो पार्टिकल को थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इतने ये जो यहाँ पर जैसा बनाया है वैसा का वैसा यहाँ पर बने। तो अपन को अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसका बैंड बन गया। फिर अगर अपन फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, फिटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक अडल्ट में। तो क्या करेंगे, ये लगभग मान लो कि इसने इतनी दूरी तय की, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, फिटल हीमोग्लोबिन होगा। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है, सिकल सेल डिजीज है, ठीक है, उसमें HbS, ठीक है, प्रेजेंट है, तो मान लो कि उसका भी बैंड फॉर्मेशन होगा। तो अपना डेंसिनोमीटर है वो अपन को बता देगा, ठीक है। अपन कैसे बताएगा कि जो ये हीमोग्लोबिन है ये मूवमेंट शो करेंगे, तो मूवमेंट शो करेंगे तो अपन को डेंसिनोमीटर में है इनका पता चल जाएगा, इनका रिजल्ट है वो अपन को आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। जो एपरेटस है उसके अंदर वोटमैन पेपर अप्लाई करना है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन है वो रखना है, फिर जो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है वो रखनी है, फिर जो उसको 350 डिग्री वोल्टेज है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो ओवरनाइट आपका प्रोसीजर चला उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है पहले तो उसको स्टेन करना है, फिर उसके बाद डी स्टेन करना है। डी स्टेन करने के बाद आपको जो सिंपल जो NS या फिर वाटर है उससे आपको क्या करना है, जो आपकी सेल्यूलोज मेम्ब्रेन है उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद जो है उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद डेंसिनोमीटर में है उस मेम्ब्रेन को प्लेस करना है, फिर उसके बाद आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के, तो इसमें क्या होता है, हाईली सेपरेशन एफिशिएंसी होती है, ठीक है, सेपरेट है वो इजीली है, जो एफिशिएंसी है सेपरेशन की वो हाई होती है, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस टाइम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लो सैंपल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंजप्शन होता है, ठीक है, सैंपल भी कम चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट का कंजप्शन भी कम होगा। लो वेस्ट जनरेशन, जो वेस्ट है वो भी कम जनरेट होगा। इजी टू परफॉर्म विथ मैकेनिकल नॉलेज, अगर आपके पास एसोली टेक्निकल नॉलेज, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप इजीली है इसको परफॉर्म कर पाओगे। अब डिसएडवांटेज की बात करें, लो सेंसिटिविटी होगी इसकी, ठीक है, रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। आई होप कि आपको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है वो आपको इजीली समझ में आया होगा। और ये नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे है वो अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेडिकल इंसिजन के नाम से। तो थैंक यू स्टूडेंट।